बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक जो हमारा चल रहा है, आपको मालूम यूनिट नंबर 4 में गैशियस एक्सचेंज हम पढ़ रहे हैं और गैशियस एक्सचेंज में हमने लास्ट जो डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हम कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। ये डिज़ोल्व होती है फ्रीली, किस में? इन टिश्यू फ्लूइड, dissolved freely in tissue fluid। अब टिश्यू फ्लूइड से मुराद क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात की जा रही है, यानी बॉडी सेल से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, और फिर ये डिज़ोल्व फ्रीली इन टिश्यू फ्लूइड में आएगी, और फिर टिश्यू फ्लूइड से इसने कहाँ जाना है कार्बन डाइऑक्साइड ने? इनटू ब्लड प्लाज्मा, from tissue fluid into then blood plasma। और ब्लड प्लाज्मा कहाँ पे है? ये आपको मालूम हो कि इन ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है। ये इस तरह से आपको मालूम हो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्युबल देन ऑक्सीजन, डिजोल्व फ्रीली इन टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स। फिर इससे किस में जाएगी? इनटू द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा कहाँ पर है? ऑब्वियसली ब्लड कैपिलरीज में होता है। तो सबसे पहले इसमें आपने देखना है कि कितने तरीक़ों से ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देयर आर डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी टिश्यू से लेकर टिश्यू फ्लूइड, एंड देन ये ब्लड से होती हुई कहाँ पहुँचेगी? टुवर्ड्स द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। सबसे पहले देखें, हम पहला रेफरेंस इसमें देखते हैं। पहला रेफरेंस आपको मिलता है एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है कि तकरीबन आपको वैल्यूज़ भी याद रखनी है। इसके लिए वैल्यूज़ क्या है? 20%, तकरीबन 20% कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपको मालूम है इज़ कैरिड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की सूरत में ये कैरी होती है। और याद रखिएगा कि ये बेसिकली जो इसकी अटैचमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अटैचमेंट होती है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ इसकी जो अटैचमेंट है। हमेशा याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में डिफरेंट पार्ट्स आप पढ़ते हो, इसमें आपको पता है ये हीम पार्ट भी है, ठीक है जी। फिर इसके बाद इसमें क्या है? ग्लोबिन पार्ट भी है। हीम क्या है? इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसकी ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। फिर ग्लोबिन में क्या होती है? इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। फिर पॉलीपेप्टाइड चेन में आप क्या देखते हो? मज़ीद क्या होते हैं इसमें बच्चों? अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स में फिर आप मज़ीद अगर आगे जाओ तो आपको ग्रुप मिलता है, कौन सा? अमाइनो ग्रुप भी मिलता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। अमाइनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। तो अब आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन, ऑब्वियसली आपका करेक्ट ऑप्शन है अगर और कोई इससे रिलेटेड ऑप्शन नहीं दिया गया है तो। दूसरा इसमें आपसे क्या पूछा जाता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद अमाइनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? अमाइनो ग्रुप होगा। याद रखिएगा कि अमाइनो ग्रुप के साथ
क्या होती है, अटैचमेंट होती है। किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट होती है। तो इसलिए ये हमारी बुक्स में तो कार्बोक्सीमोग्लोबिन दिया गया है, लेकिन दूसरी बुक्स में आप देखेंगे इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ कार्बोमीनोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ अटैच है, अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ ये अटैच होती है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं HbCO2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बहरहाल ये आपके नॉलेज के लिए आपको पता हो कि सम टाइम ये हमने तो जिस हिसाब से इसको स्टडी किया है, देखा है अपनी बुक्स में, तो हम तो उसको रेफरेंस वही यूज़ करेंगे। लेकिन ये भी आपको पता हो कि ये टर्म मोस्टली जो दूसरी बुक्स है उसमें जो यूज़ की जाती है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होती है किसके साथ, ये हीमोग्लोबिन के साथ, तो फिर उसको कार्बोक्सीमोग्लोबिन कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब अटैच हो तो फिर उसको अमाइनो ग्रुप के साथ चूँकि अटैचमेंट हो रही है, इसलिए उसको कार्बोमीनोग्लोबिन का नाम, कार्बोमीनोग्लोबिन, ये कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन का नाम उसको देते हैं। तो ये भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ताकि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो। तो इस तरह से 20% फिगर कौन सा है, 20%, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फिगर दैट यू हैव स्टडीड इन योर बुक्स। इसी तरह से बच्चों में इसमें ये दूसरा तरीका इसमें आपने बताओगे कि सेकंड वे क्या है कि इसका ट्रांसपोर्ट का, दैट इज़ इन कॉम्बिनेशन विद प्लाज्मा प्रोटीन, इन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, इन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी ये किसके साथ कंबाइन होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन होंगे। और ये इसकी परसेंटेज भी आपको पता हो कि इसकी परसेंटेज क्या है, दैट इज़ 5%। ये 5% होती है। क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन होगी बॉडी फ्लूइड से, और फिर किधर जाएगी, टुवर्ड द कैपिलरीज ऑफ लंग्स। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना होता है इन कॉम्बिनेशन विद पोटेशियम, इन कॉम्बिनेशन विद पोटेशियम, पोटेशियम के साथ कंबाइन होना। कि इसमें आप यही बताओगे कि स्मॉल अमाउंट, वर्ड के इस्तेमाल होना है, स्मॉल अमाउंट व्हाट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, याद रखिएगा कि ये किसके साथ कैरिड होगी, ये बेसिकली कैरिड होगी कार्पसल्स के ज़रिए, ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं हमारे, इनके ज़रिए कंबाइन विद पोटेशियम, कैरिड बाय कार्पसल्स, कंबाइन किसके साथ होगी, कंबाइन विद व्हाट, पोटेशियम। क्या आएगा इसमें, स्मॉल अमाउंट, कहाँ पे, कार्पसल्स में, किसके साथ कंबाइन हो रही है, पोटेशियम के साथ ये कंबाइन हो रही है। और फिर नेक्स्ट इसमें जो आ जाएगा, ये हमने क्या बताना है, एज बाइकार्बोनेट, एज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की सूरत में, यानी बाइकार्बोनेट की सूरत में जो इसकी ट्रांसपोर्ट होती है, ये भी आपको फिगर याद होना हो, कितनी होती है, अबाउट 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड, ये ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्टेड कंबाइन विद सोडियम, सोडियम वेयर, इन प्लाज्मा, कहाँ पे होगा, इन ब्लड प्लाज्मा। तो ये भी की पॉइंट्स आपको जो बताए जा रहे हैं, यही आपके एमसीक्यूज बीच बीच में से आते होते हैं। यानी फिगर आपको पहले पता हो, 70% कंबाइन किसके साथ हो रही है, सोडियम में, सोडियम के साथ कहाँ पे कंबाइन हो रही है, इन द ब्लड प्लाज्मा। तो इस तरह ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में ट्रांसपोर्ट हो रही है एज बाइकार्बोनेट। तो लिहाजा स्टूडेंट्स अब हमने इसकी थोड़ी सी डिटेल देखनी है कि जो हम यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं बाइकार्बोनेट का, स्पेसिफिकली इसकी डिटेल आप देखोगे कि किस तरह से ये हमारे बॉडी सेल से निकलती है, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आती है, फिर वहाँ से फिर ये ब्लड कैपिलरीज में आके इसका कहाँ पे फर्दर इसकी जो
कॉम्बिनेशन क्या होगी, किस तरह से इसके रिएक्शन बनेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन किस तरह से चलते हैं, कौन सा एंजाइम इसको कंट्रोल करता है। तो उसको अब हम आते हैं किसकी तरफ, ये इसकी डिटेल की तरफ, के किस तरह से बाइकार्बोनेट की सूरत में ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट की सूरत में किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होगी। आपको मालूम हो कि जो बॉडी सेल्स होते हैं हमारे, बॉडी सेल्स जिसको आप टिश्यूज़ के हवाले से बात करते हो, यहाँ पे क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, और उस सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर यहाँ बॉडी सेल से क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। आपको मालूम हो जहाँ पर ये प्रोड्यूस होगी वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आपको मालूम हो कि ये पार्शियल प्रेशर भी इसका यहाँ पे ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और फिर ये यहाँ से डिफ्यूज़ होगी इन द ब्लड, इट इज़ डिफ्यूजेस इन द ब्लड, ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड में किस में दाखिल होगी, याद रखिएगा, एंटर इन आरबीसीज, ये रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स में दाखिल हो जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड ने किसके साथ कंबाइन होना है, इट विल कंबाइन विद वाटर, वाटर के साथ ये कंबाइन होगी, और फिर क्या बनेगा इससे, टू फॉर्म H2CO3, यानी क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। याद रखिएगा आरबीसी में ये रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे आपको ये भी पता हो कि इस रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, ऑब्वियसली एंजाइम कंट्रोल करेगा, एंड दैट एंजाइम इज व्हाट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। एंजाइम कौन सा होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो इस रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी जितने भी रिएक्शंस होंगे वो सारे क्या होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाएंगे, उनको आप रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम दोगे। यानी इसको हम इस तरह से करते हैं, इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं ताकि हम इसको इजीली कंक्लूड कर सकें, और वहीं से हमने पॉइंट चेक करने होंगे कि वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से कौन से पॉइंट होते हैं इसमें स्टूडेंट अहम हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम शो करेंगे बॉडी सेल, पहले दिखाते हैं हम आपको कि बॉडी सेल, फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे आपके सामने क्या शो किया है, ये बॉडी सेल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, व्हाट इज़ दिस, ये हमारा बॉडी सेल है, ओके। अब इसमें आपको मालूम हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये यहाँ पे क्या होती है, प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे हमने शो करना है ब्लड कैपिलरी वॉल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्लड कैपिलरी है, फॉर एग्जांपल ये हम शो कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, ब्लड कैपिलरी वॉल हमने शो की है, इसके सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, जिसको आप एंडोथेलियम भी कहते हैं, और ये बेसिकली क्या है हमारे पास, कैपिलरी वॉल आ जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ से भी निकलना है, आगे जाना है, किस में आना है, इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये कैपिलरी के अंदर प्लाज्मा भी है, और साथ क्या होता है, इसके ब्लड सेल्स होते हैं, और यहाँ पे हमने शो क्या करना है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी को यहाँ पे शो करना है। ये फॉर एग्जांपल ये हमने शो किया है, व्हाट इज़ दिस, रेड ब्लड सेल्स, ये हमने आरबीसी शो किया है यहाँ पे, ताकि हमें पता चले कि मज़ीद रिएक्शंस कहाँ पर होंगे। तब कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस्ड, वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी सेल्स, ये फिर आगे आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से डिफ्यूज़ होगी, किस में आएगी, इनटू द ब्लड कैपिलरी वॉल से होती है इनटू द ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, फिर यहाँ से ये डिफ्यूज़ होगी इनटू द किस में आ जाएगी, इनटू द आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में ये आ चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, और उसके रिजल्ट के तौर पर स्टूडेंट क्या बनेगा, आपको पहले बताया गया यहाँ पे H2
CO3, ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। एंजाइम यहाँ पे क्या होगा? अभी आपको बताया गया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? ये क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के बारे में हमने क्या बताया कि ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, यानी ये जो है फिर हम इसको शो करेंगे कि ये यहाँ पे ले आते हैं इसको कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे ये कार्बोनिक एसिड जो बना है, ये कार्बोनिक एसिड जो है ये डिसोसिएट होगा इनटू, एक तो इससे क्या बनेंगे? हाइड्रोजन आयन बनेंगे और प्लस क्या बनेगा? इससे बाइकार्बोनेट आयन्स बनेंगे। ओके, इस तरह से अब देखिए कि ये जो इसमें ये हाइड्रोजन आयन बने, इस हाइड्रोजन आयन के बारे में आपको बताना होगा कि ये बेसिकली इसकी एफिनिटी किसके साथ होती है? बेसिकली हीमोग्लोबिन के साथ इसकी एफिनिटी होती है। और हीमोग्लोबिन, ये देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं? बॉडी सेल की। बॉडी सेल के करीब जो ब्लड आता है वहाँ पे क्या होता है? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। तो लिहाजा अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये क्या करेगा? हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा। कौन से हीमोग्लोबिन के साथ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, Hb4O2, इसके साथ इसने क्या करना है? रिएक्ट करना है। ये आप देख सकते हैं इसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है। उसके रिजल्ट के तौर पर क्या बनेगा? HHB। व्हाट इज HHB? HHB है हीमोग्लोबिनिक एसिड। इसको क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिनिक एसिड। और इससे क्या चीज़ लिबरेट हो जाएगी? प्लस इससे क्या लिबरेट होगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी और ये किस में चली जाएगी स्टूडेंट्स? इट विल डिफ्यूज इनटू द बॉडी सेल्स। ये बॉडी सेल्स में चली जाएगी। हमने इस तरह से शो कर दिया। व्हाट इज दिस? बॉडी सेल में ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी टू टेक पार्ट इन द सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है बच्चों, ये आपको मालूम हो कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली सर्व एज अ बफर, ये बफर के तौर पर काम करता है। बफर द हाइड्रोजन आयन, ये बफर के तौर पर काम करता है। और हाइड्रोजन आयन जब इसके साथ अटैच होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा? पीएच लो हो जाती है। तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ब्लड की पीएच पे भी पड़ता है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है बफर द हाइड्रोजन आयन, तो इस तरह ये बफर का काम करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज़ का? यहाँ पे किस चीज़ का? ये हीमोग्लोबिन का। अब देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है रेड ब्लड सेल्स की। इस रेड ब्लड सेल में ख़ास किस्म की कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। इन कैरियर प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं बच्चों कि इनको नाम देते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन कैरियर प्रोटीन्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन आरबीसीज। ये आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन होती है इसमें ये कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनका काम क्या होता है कि इन कैरियर प्रोटीन्स का, क्योंकि हम बाइकार्बोनेट क्लोराइड के लिए साथ ही एक ही कैरियर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ये मूव करते हैं आयंस को इन अपोजिट डायरेक्शन, मूव्स द आयंस इन अपोजिट डायरेक्शन। वो किस तरह से? वो इस तरह से देखिए कि यहाँ पे हम शो करते हैं कि आपके सामने यहाँ पे क्या है? बाइकार्बोनेट आयन है। ये बाइकार्बोनेट ये आरबीसी से निकलेंगे, ये कहाँ चले जाएंगे? इनटू दी ब्लड प्लाज्मा। और फिर ब्लड प्लाज्मा से याद रखिएगा कि इसकी जगह पर क्या आएगा? इसकी जगह पे क्लोराइड आयन कहाँ पे आ जाएंगे? क्लोराइड इनटू दी आरबीसी में आ जाएंगे। अब जो ये बाइकार्बोनेट आयंस जो है आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल से निकल कर कहाँ जा रहे हैं? ये प्लाज्मा में जा रहे हैं। और प्लाज्मा में जाने के बाद ये कंबाइन किसके साथ होंगे? दे विल कंबाइन यहाँ पे, यानी ये बाइकार्बोनेट आयन जो है जो कि रेड ब्लड सेल से निकले, दे विल कंबाइन विद
सोडियम, ये सोडियम आयन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। इसी तरह क्लोराइड आयन किधर आ जाते हैं, ये आरबीसीज, तो ये कुछ इसमें कंबाइन हो सकते हैं, पोटाशियम के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो बहरहाल ये जो शिफ्ट कहलाता है, इसको ओवरऑल हम टेक्निकली क्या कहते हैं बच्चों, ये क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है, इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट का नाम दिया जाता है, या फिर इसको एक और भी नाम दिया जाता है, इसको हम मर्जर्स फिनोमेना भी कहते हैं, हम मर्जर फिनोमेना का नाम भी इसको दिया जाता है, और क्लोराइड शिफ्ट का नाम भी इसको दिया जाता है। तो अब इस तरह से देखें कि ये जो यहाँ पे प्रोसेस हमने बताया है कि ये कहाँ पे था, आपने गौर किया, बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे पहुँच गई, ये रेड ब्लड सेल, और यहाँ से ये पूरा इसका प्रोसेसिंग हुआ ब्लड प्लाज्मा में, किस में, किसके साथ ये मिली, सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाया है इसने, सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया है। अब ये सिलसिला अब कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा टुवर्ड द लंग्स। अब लंग्स के करीब पहुँचने के बाद यहाँ से आपको वही बताना होगा कि रिवर्स रिएक्शंस होंगे, और रिवर्स रिएक्शन किस तरह से होंगे वो यहाँ पर हम शो करते हैं अभी। अब हम आरबीसी को शो कर रहे हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं बच्चों, ये आरबीसी रेड ब्लड सेल हमने यहाँ पे ले आए, ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ दिस, आरबीसी, ये रेड ब्लड सेल है। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कैपिलरी वॉल, ये हमने कैपिलरी वॉल शो कर दी है, दिस इज़ व्हाट कैपिलरी वॉल आ गई, ओके। और यहाँ पे हमने मज़ीद आगे जाएंगे तो क्या शो करेंगे, एक एल्वियोलस हमने यहाँ पे शो करना है, व्हाट इज दिस, एल्वियोलस, प्लूरल क्या होता है, एल्वियोलाई, यानी ये कहाँ पे है, यानी इसका मतलब क्या है, हम ये कहाँ की बात कर रहे हैं, लंग्स के ऊपर। ये कैपिलरीज हैं, ये क्या है, कैपिलरी वॉल आ गई, ये कैपिलरी है, इसके अंदर क्या है, रेड ब्लड सेल है। तो अब देखिए यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी कि आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या बना था, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना था, ये HHB बना था, ये हमने इसके बारे में बताना है कि HHB, ये इससे क्या होगा, डिसोसिएशन होगी, यानी इससे HB अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन आयन इससे अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन यहाँ पे फिर हमने बताया था कि बाइकार्बोनेट कहाँ चले गए थे, प्लाज्मा में। अब ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं दोबारा से बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट होने के बाद ये आ जाएंगे, कहाँ पे आएंगे, इनटू दी रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल में आकर किससे कंबाइन होंगे, हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होने के बाद क्या, ये देख सकते हैं हम रिएक्शन शो करें, बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। वही एंजाइम कौन सा होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इसको हमने एब्रीवेट कर दिया। अब देखिए ये जो कार्बोनिक एसिड बना है, पहले क्या हुआ था, यहाँ पे अब देखिए आयनाइज हुआ था, अब यहाँ पे आयनाइज नहीं होगा, ये यहाँ पे ये डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा, यानी इस तरह हम शो कर देते हैं H2CO3, ये डिसोसिएट होगा इनटू वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पहला रिएक्शन हमने बताया था ये वाला कि जो क्या बना था, वाटर बना, ये रिवर्स रिएक्शन रिवर्स होकर क्या बनाएगा, दोबारा से वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनेगी, ऑब्वियसली इसका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। और इसी तरह से ये जो हमने बताया था कि बाइकार्बोनेट अंदर गए थे तो क्लोराइड आयन अंदर थे, तो क्लोराइड आयन जो होंगे वो याद रखिएगा, दे विल रिटर्न बैक टू ब्लड प्लाज्मा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अब डिफ्यूज़ होगी फ्रॉम एरिया ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लो पार्शियल प्रेशर, यानी यहाँ से ये किस में आएगी, इनटू द ये अल्वियोलर स्पेस में आ जाएगी। ये क्या है, बेसिकली अल्वियोलर स्पेस कहलाती है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आएगी, इट विल बी एक्सेल आउट, ये फिर एक्सेल आउट हो जाती है, कहाँ जाएगी, वही एयर पैसेज के थ्रू अल्वियोलाई से किस में पूरा क्या कहलाता है, एयर सैक, फिर किस में जाएगी, नेक्स्ट ये ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से होती हुई ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल से कहाँ जाएगी, ट्रैकिया, और ट्रैकिया से फिर लैरिंग्स, और लैरिंग से फिर क्या है, ये
ओरल पैसेज के थ्रू और दूसरा नेजल पैसेज के थ्रू विल बी एक्सेल आउट, ये फिर क्या होगी, एक्सेल आउट हो जाएगी। तो इस तरह ये आपने स्टूडेंट्स देखा कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट होती है। अब इसमें एक और अहम चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आर्टीरियल ब्लड में क्या होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वेनस ब्लड में कितनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन सबसे पहले किसका रेफरेंस देंगे हम, नंबर 1 आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड का नाम आपके आते ही आपके जहन में क्या आता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है। यहाँ पे आपको मालूम हो कि कंटेन इसमें क्या होगा, 50 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 50 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी इसमें क्या होगा कि इसमें डोंट बी कंफ्यूज विद दिस, ये बॉडी सेल हमने पहले लिखा होता है, इसको छोड़ दें कि पर 100 ml ऑफ ब्लड क्या होगा, 50 ml आपका, यानी आर्टीरियल ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कितनी होती है, 50 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड होती है। लेकिन इसी तरह से आप देखें कि दूसरा आप में रेफरेंस किसका दोगे, वेनस ब्लड का दोगे। वेनस ब्लड किसको हम कहते हैं, डेफिनेटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहा जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इट विल कंटेन 54 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी देख सकते हैं आर्टीरियल ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसके अमाउंट क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि ईच 100 ml ऑफ ब्लड, ईच 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 100 ml ऑफ ब्लड जो होगा क्या करता है, टेक्स 4 ml किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कहाँ से लेता है, ये 100 ml ऑफ ब्लड बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कहाँ से लेगा, ये याद रखिएगा, ये लेगा हमारे बॉडी सेल से, लेगा और फिर ये इसको गिव्स ऑफ करेगा, गिव्स ऑफ कितना, वही 4 ml किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कहाँ दे देगा, पर 100 ml ऑफ ब्लड के हिसाब से, पर 100 ml ऑफ ब्लड के हिसाब से ये कहाँ कर देगा, ये पासेस कहाँ, आउट, कहाँ से, फ्रॉम लंग्स, पासेस आउट फ्रॉम लंग्स। इसका मतलब ये 4 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये क्या होती है आपको मालूम हो, ये एक्सेल आउट होती है, यानी ये 4 ml इसके अमाउंट पर 100 ml ऑफ ब्लड के हिसाब से होती है। यही चीज़ जब आप बताते हो कि इनहेल्ड एयर जो होती है, इनहेल्ड एयर में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, दैट इज़ 0.04% होती है। और एक्सेल्ड एयर में हम क्या बताते हैं, एक्सेल्ड एयर में इसकी अमाउंट कितनी होती है, 4% हम बताते हैं। तो ये वही 4% होती है, क्योंकि 0.04% जो वो इनहेल्ड एयर में नेग्लिजिबल अमाउंट है, लेकिन एक्सेल्ड एयर में ये 4 ml होती है। तो बच्चों ये भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, इसको भी आपने याद रखना, ये भी MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक क्या था हमारा टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टूडेंट्स हम देखेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वही डिस्कस करने हैं जो कि UHS सिलेबस में शामिल हैं। इसमें 3 आपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करने हैं। पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, फिर हम दूसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे एम्फिसीमा, फिर तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस करना होगा लंग कैंसर। तो 3 ये डिसऑर्डर हैं जो कि हमने
यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस की। फर्स्ट वन इज व्हाट, ट्यूबरक्लोसिस। आप ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपको मालूम हो, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, टीबी से भी एब्रीवेट किया जाता है समटाइम। तो इसमें जो ट्यूबरक्लोसिस की हम ओवरऑल ह्यूमन बॉडी के हिसाब से चलें तो मेजर जो इसमें आ जाती है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस आ जाएगा इसमें। पल्मोनरी का लफ्ज़ आते ही आपके जहन में क्या आएगा, जिसका ताल्लुक किससे, हमारे लंग्स से है, ठीक है जी। तो इसको हम पल्मोनरी डिसऑर्डर का नाम भी देते हैं। ये बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें याद रखिएगा कि ये डिजीज़ किस किस्म की है। याद रखना बच्चों कि ये जो है बेसिकली ये कंटेजियस डिजीज़ है। कंटेजियस का मतलब क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कंटेजियस डिजीज़ का मतलब ये है कि इसको हम एक और अंदाज से भी कहते हैं, इसमें जो ट्रांसमिशन होता है कंटेजियस, यानी पीपल टू पीपल ये ट्रांसफ़र होती है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट की सूरत में। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, यानी बात करते हुए भी, इवन जब कफिंग होती है, खांसी आती है, तो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं और करीब जो आपके साथ दूसरा शख्स होगा वो अगर उसके माउथ में या इनहेल हो जाए तो इसको हम कंटेजियस डिजीज़ यानी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन का नाम भी देते हैं। तो इस तरह से ये पर्सन टू पर्सन शिफ्ट होती है। तो लिहाजा इसका विद इन द फैमिली, एक ही घर में अगर कोई पेशेंट हो इसका, तो एक शख्स से दूसरे शख्स में लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब हम प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं तो प्रिवेंशन में एक ख़ास पॉइंट बताया जाता है कि पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाए अदर पेशेंट से, अदर नॉर्मल हेल्दी पर्सन से, ताकि ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों तक ना पहुँचे। तो और दूसरी अहम बात ये होती है कि ये डिज़ीज़ ज़्यादातर होने के चांसेस कहाँ पर होते हैं, जनरल चूँकि टर्म इस्तेमाल की जाती है वो हमने इसमें बताना भी है, कॉमन इन पुअर पीपल जो होते हैं इनमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा है। रीज़न क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग क्वालिटी की बात आ जाती है। वो एरिया जो कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, और फिर लिविंग स्टैंडर्ड की बात आ जाती है कि कंजस्टेड है, और जहाँ एक ही घर में बड़े बड़े रूम्स में या एक ही रूम में कई लोग इकट्ठे रहते हैं, बहुत ही उसमें हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपरली नहीं होती, और फिर ये होता है कि एयर भी जो है इतनी फ्रेश एयर भी नहीं होती, और दूसरी हाइजीनिक कंडीशन भी प्रॉपर नहीं होती। इसको कहते पुअर लिविंग कंडीशंस का नाम देते हैं। तो लिहाजा ऐसी जगहों पर ये ट्यूबरक्लोसिस के फैलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो अब इसमें हमने देखना ये है कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है इसमें मेजर तो हमने बता दिया पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि टोटल ट्यूबरक्लोसिस जितनी भी होती है उसका ये कितना है, तकरीबन 85% तक है। 15% जो है ये अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी हो सकती है, यानी 15% जो है ट्यूबरक्लोसिस अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये कहाँ कहाँ हो सकती है आपको मालूम होना चाहिए कि ये लिम्फ नोड्स में हो सकती है, लिम्फ नोड्स में हो सकती है। इसी तरह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यहाँ पर भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ये बोन्स में भी हो सकता है, और इसी तरह ये जॉइंट्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तकरीबन कितना बनता है, 15%। तो मोस्ट कॉमन इसमें क्या आएगा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है। अब इसका कैजुएटिव एजेंट कौन सा है, यानी इसकी कॉज के बारे में आपको पता हो कि इसकी कॉज क्या है। बैक्टीरियम है जिसका नाम हम क्या नाम देते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दिस इज़ द नेम ऑफ अ बैक्टीरियम। और बेसिकली ये क्या है, किस ग्रुप से इसका ताल्लुक है, बेसिलाई यानी बेसिलस रॉडशेप बैक्टीरिया से इसका ताल्लुक है।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें ये बैक्टीरिया अटैक करता है लंग, ऑब्वियसली लंग्स में, और लंग्स में स्पेशली हम किसकी बात करेंगे कि जब लंग्स की हम बात करते हैं तो लंग्स में ये एल्वियोलाई की बात की जाती है। एल्वियोलाई को ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे, बर्स्ट कर देंगे, बर्स्ट करते हैं एल्वियोलाई को, और फिर रिप्लेस कर देते हैं किसको, इसके इन इलास्टिक, यानी एल्वियोलाई जो होते हैं आपको मालूम है इलास्टिक इन नेचर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलास्टिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन की वजह से। तो लिहाजा ये एल्वियोलाई पे ख़ास तौर पर अटैक करते हैं और रिप्लेस्ड बाय, एल्वियोलाई जो होते हैं बर्स्ट हो जाते हैं एंड रिप्लेस्ड बाय इन इलास्टिक ये टिश्यूज़ जो होते हैं इसकी जगह ले लेते हैं, इन इलास्टिक टिश्यूज़ इसकी जगह ले जाते हैं। इन इलास्टिक टिश्यू किस किस्म की टिश्यूज़ होते हैं, याद रखिएगा ये बेसिकली क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। तो लंग्स एल्वियोलाई बर्स्ट हो जाते हैं एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू उसकी जगह ले लेते हैं। अब जो सेल्स हैं, सेल्स ऑफ लंग्स के जो सेल्स ऑफ द लंग्स टिश्यू जो है इनका काम क्या है कि ये बिल्ड करते हैं प्रोटेक्टिव कैप्सूल, ये बिल्ड करेंगे प्रोटेक्टिव कैप्सूल। और ये प्रोटेक्टिव कैप्सूल किधर बनता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये प्रोटेक्टिव कैप्सूल जो बनेगा ये अराउंड बैक्टीरिया। अब इस प्रोटेक्टिव कैप्सूल को नाम क्या देंगे, दिस प्रोटेक्टिव कैप्सूल इज कॉल्ड ट्यूबरकल, इसको हम ट्यूबरकल का नाम देते हैं। अब इसमें ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई भी हो रहे होते हैं और प्रोटेक्टिव भी होते हैं कैप्सूल की सूरत में, और फिर जब ये ट्यूबरकल बर्स्ट होगा, ये जब क्या होगा बर्स्ट हो जाएगा तो इससे क्या लिबरेट होंगे, याद रखिएगा बैक्टीरिया, और फिर बैक्टीरिया जब यहाँ से लिबरेट होंगे तो ये क्या करेंगे, इन्फेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ लंग्स के दूसरे पार्ट्स को जाकर ये क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो इस तरह से ये मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो लिहाजा ये हमें मालूम हो कि इसका इन्फेक्शन किस तरह से हमारी बॉडी में होता है। तो अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स के इसके कुछ सिम्टम्स हैं, हम मेजर सिम्टम्स को यहाँ पर हाईलाइट करेंगे कि इसमें हमें सिम्टम्स कौन से मिलते हैं। सिम्टम्स में सबसे मेन जो इसका होता है ये ड्राई कफ होता है और विद स्प्यूटम, जो बलगम आती है उसको हम क्या कहते हैं, स्प्यूटम का नाम देते हैं। तो ये इसमें एक ख़ास इसकी पहचान होती है, और साथ साथ इसमें क्या होता है, फीवर भी होता है, माइल्ड फीवर भी होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये आम रूटीन में हम इसको जनरली क्या कहेंगे, इसमें फीवर भी होता है। और इसी तरह से डल एक होती है, एक मीन्स पेन होती है इन चेस्ट, वॉल में ख़ास तौर पे, स्पेशली किस वजह से, दैट इज़ ड्यू टू प्लूरिसिटी की वजह से। प्लूरिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, ये प्लूरिसी कहते हैं हम इसको। प्लूरिसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्लूरिसी का मतलब ये होता है कि जो लंग्स के अराउंड डबल मेम्ब्रेनस सैक, जिसको क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं, प्लूरल सैक होता है, जो उसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यानी इसमें क्या होता है, ये जो हम बता रहे हैं प्लूरा, ये इसमें क्या होगी, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उसकी वजह से इसमें शदीद किस्म की चेस्ट में पेन भी फील होती है। और इसी तरह से इसमें पेशेंट का जो वेट होता है वो भी क्या होता है, लॉस होता है। यानी इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि इसका वेट क्या होगा, ये भी लॉस होगा। तो ये सारे डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो कि हमें ट्यूबरकुलोसिस में नज़र आते हैं। अब हमने आगे चलना है और फिर हमने क्या देखना है कि इसकी ट्रीटमेंट, क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकती है। ट्रीटमेंट में स्टूडेंट्स देखें कि जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, ट्रीटमेंट
क्योरेबल है, डेफिनेटली क्योरेबल है, कोई शक नहीं कि इसका इलाज ना हो, इलाज पॉसिबल है अगर सही तरह से इसको डायग्नोज हो जाए, टाइमली डायग्नोज हो जाए तो इट कैन बी ट्रीटेड इजीली, यानी इसका क्योर इजी होता है। इसमें 9 मंथ रेगुलर मेडिसिन दी जाती है और बाकायदा ये मेडिसिन जो होती है ये बाकायदा कंबाइंड फॉर्म में होती हैं डिफरेंट मेडिसिन, और इसके लिए हम एक एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट, DOTS। क्या मतलब होता है इसका, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ये क्या होता है, डेली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। ये जो मेडिकेशन की जाती है अंडर सुपरविजन होती है, याद रखिएगा। सुपरविजन, जाहिर सी बात है पेशेंट को ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा सुपरवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये क्योरेबल है, उसका बाकायदा यूँ ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर एक और अहम चीज़ होती है बच्चों, ये तो ट्रीटमेंट यानी क्योर आ जाता है, हम एक कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जनरली आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी और मज़ीद इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए किस किस्म की प्रिवेंशन रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहली चीज़ इसमें याद रखना कि ये वैक्सीनेशन इन इन्फेंट्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन में सबसे पहली चीज़ क्या बता रहे हैं, वैक्सीनेशन इन इन्फेंट्स, छोटे बच्चे जो होते हैं यानी 1 साल तक के बच्चों को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट्स कहते हैं। आफ्टर बर्थ बच्चों को इब्तदाई वैक्सीनेशंस होती हैं, उनमें ये एक वैक्सीनेशन होती है जिसको आप नाम देते हो BCG वैक्सीनेशन, BCG वैक्सीनेशन कहलाती है बेसिकली। BCG जो है ये, इसके बारे में आपको मालूम हो कि BCG स्टैंड फॉर व्हाट, B फॉर बैसिलस, अभी आपको बताया था कि बेसिलाई रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, एंड C फॉर कलमेट, और फिर G फॉर गौरेन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है, BCG वैक्सीनेशन बड़ी मशहूर हुई है, आपको मालूम हो। ये कोरोना वायरस के हवाले से शुरू में जब स्पेकुलेशन थी तो यही बताया गया था कि BCG जो है, जिन एरियाज़ में ये हमारा ख़ास तौर पर जो एरिया है पाकिस्तान और ये इंडिया और ये दूसरा श्रीलंका वगैरह, यहाँ पे ये लोगों को जनाब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ कोरोना वायरस का। रीज़न ये है कि यहाँ पे बच्चों में जो BCG की वैक्सीन लगाई जाती है, ये इसी तरह प्रिवेंटिव मेजर का काम कर रही है कोरोना का, लेकिन ये स्पेकुलेशन भी गलत साबित हुई। आपको पता है ये अब इस एरिया में भी ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, तो ये जस्ट एक कॉन्स्पिरेंसी थी। ये आपको जनरली आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसी तरह से स्टूडेंट, इसमें प्रिवेंशन के लिए आपको मालूम हो कि हम क्या करते हैं कि आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट को अलग करना। मैंने अभी आपको बताया था कि ये कंटेजियस डिजीज़ है। कंटेजियस का मतलब क्या है, ये पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की सूरत में ये फैलती है। तो लिहाजा इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसको अलग रखना ज़रूरी होता है, घर में रखना, या फिर इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है कि हिली एरियाज़ में ख़ास तौर पर जहाँ पे ताज़ा आबो हवा हो वहाँ पे बाकायदा सैनिटोरियम बनाए जाते हैं। जैसे मरी में भी सैनिटोरियम है, कोयटा में भी सैनिटोरियम है, मुख्तलिफ जगहों में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आपको क्या मिलते हैं, सैनिटोरियम मिलते हैं, जहाँ पर इन पेशेंट्स को फ्रेश एयर में रखा जाता है और वहाँ पर ये इनको अच्छी डाइट, अच्छा एक इन्वायरमेंट के साथ दिया जाता है ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये आइसोलेशन ऑफ पेशेंट आ जाता है। इसी तरह से इसकी हाइजीनिक कंडीशन को, सफाई सुथराई जिसको हम कहते हैं, पर्सनल हाइजीन होती है, सराउंडिंग की सफाई सुथराई होती है, जहाँ पे वो रहता है, खाने पीने की चीज़ें, एवरीथिंग हाइजीनिकली उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये सारे क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि अपने जो पेशेंट्स हैं उनको हम जल्दी ठीक होने में मदद देते हैं।